नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने आज अवाम की कॉल्स ली। तकरीबन ये कोई 1.5 घंटे का सेशन था। वहां का टैक्सी ड्राइवर कितना कमाता है और यहां का टैक्सी ड्राइवर कितना कमाता है, उसके लिए फिर आप 10%, 15%, 20% की भी महंगाई करें तो शायद उसको वो झटका नहीं लगे जो झटका हम पाकिस्तानी महसूस करते हैं। आज तो सारे रिसोर्सेज आपके पास है ना, आए जरा सड़कों पर निकले, आए इधर मीनार पाकिस्तान आके जलसा करें और सामने से अपने पुलिस के लोगों को हटा दीजिएगा ताकि अवाम आपसे डायरेक्टली आमने सामने हो। ये जो आखिरी जुमला था ना, ये एक मुल्क के वजीर आजम की बेबसी का इजहार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने आज अवाम की कॉल्स ली और तकरीबन ये कोई 1.5 घंटे का सेशन था और इस 1.5 घंटे के सेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने उन्हें कॉल्स की। मैं इस डिबेट के अंदर कतई तौर पे नहीं जाऊंगा कि ये कॉल जेन्युइन थी, प्लांटेड थी, जो भी ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की बहुत एक्विजिशंस होती हैं। मैं उस गेम के अंदर नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास इस किस्म का कोई प्रूफ नहीं है कि ये कॉल्स जो हैं वो मेडअप थी या अपने लोगों से करवाई जा रही थी। आई विल नॉट गोइंग टू दैट। लेकिन इस 1.5 घंटे के अंदर जो गुफ्तगू हुई है और मैंने बैठ के पूरी जो 1.5 घंटे की गुफ्तगू सुनी है, मैं उसके ऊपर अपने एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे इस पूरे खिताब का जो आखिरी जुमला था, मेरी नज़र में वो सबसे इंटरेस्टिंग आखिरी जुमला जो है वो सबसे आखिर में आया। आखिरी, बिल्कुल आखिरी जुमला इस पूरे खिताब का जो था। स्टार्ट से ज़रा चलते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं बेसिकली ये जो बात कर रहा हूँ, ये जो सिलसिला है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट में जाता हूँ तो वो पार्लियामेंट के अंदर मुझे बोलने नहीं देते और शोर मचाते हैं और इनको मुझसे एनआरओ चाहिए। और वो बेसिकली अपोजिशन के बारे में कह रहे थे कि जी वो शोर शराबा करते हैं, मुझे बोलने नहीं देते। अच्छा, इमरान खान साहब का ये जो मसला है ना कि जी मुझे बोलने नहीं देते, ये डे 1 से चल रहा है। और वो जो पहले दिन इन्होंने जब हलफ उठाया था और उसके बाद अपोजिशन ने जो एहतजाज किया था, ये गुस्सा इनको तब का है और वो आज तक इस बात को, मतलब 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, वो अभी तक इस बात को नहीं भूले कि जनाब उस दिन मुझे बोलने नहीं दिया था। और ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को ना ज़रा जाके देखना चाहिए कि एक्चुअली पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में तकरीरें किस तरह होती हैं। ये शोर शराबा होता है, अपोजिशन शोर करती है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जो होता है, यू आर द लीडर ऑफ दैट पार्लियामेंट। ठीक है, आप उस कौमी असम्बली के सरबराह हैं, आप लीडर हैं। इस वक्त स्ट्रेंथ आपके पास है, ज़्यादा नफरी आपके पास है, ज़्यादा लोग आपके बैठे हुए वहाँ पे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोजिशन क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल वो जगह आपकी वो है। सो एक्चुअली ये कहना कि जी मैं मीडिया के ऊपर आके, टीवी के ऊपर आके लोगों के सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बोलने नहीं देते, मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट की भी आपने बेतौकीरी की है। उसके हवाले से आपको इस किस्म के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। वो आपकी जगह एक्चुअली वो है। अगर लोग आपको सुने तो वहां पे सुने तो वो ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज, दैट्स हिज चॉइस। आगे चलें। फिर उसके बाद एक तो मैं पता नहीं कितनी दफ़ा ये बात सुन चुका हूँ इमरान खान साहब की और मुझे समझ से बाहर है कि ये इनके दिमाग से कब बात निकलेगी कि जी मुझे सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैं आया। ये जुमला मैं इतनी दफ़ा सुन चुका हूँ, मैं इतनी दफ़ा सुन चुका हूँ कि मेरी समझ से बाहर है कि भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप आए ना। आपको या तो किसी ने धक्का दिया कि जनाब जाएं, आप सियासत के अंदर जाएं, कि जी मुझे तो ज़रूरत नहीं, मेरे पास तो सब कुछ था। भाई पाकिस्तान के अंदर कोई आप वाहिद आदमी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो सियासत में आए क्योंकि वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते थे, वो आए। आपने सियासत में आके क्या क्या कुछ किया और किस किस तरह किया और किस किस तरह करने की वजह से आज आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर आके बैठे हैं, ये भी एक बड़ी लंबी डिबेट है। मैं इसको इस तरह भी कह सकता था कि सियासत में आने के बाद आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी आपने किया। आपने फिर भी किया क्योंकि आपने इस वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बैठना था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी तकरीर के अंदर या लोगों से बात करते हुए ये कहें ना कि मुझे सियासत में आने की क्या जरूरत थी, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि सियासत में आके आपको क्या क्या कुछ करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपने किया। आपने वहां वहां हाथ मिलाए, उन लोगों के साथ डीले खड़काई जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी। और मैं आता हूं अभी उसके ऊपर कि वो किस तरह, मैं अभी उसके ऊपर भी आता हूं। फिर उसके बाद एक कॉलर ने जो है वो उनसे महंगाई का बड़ा अच्छा सवाल किया और वो ये सवाल था कि जी पिछले साल भी जब आपने इसी तरह ही लोगों से कॉल्स ली थी, उस वक्त भी आपने कहा था कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और मैं महंगाई के ऊपर कर रहा हूँ और महंगाई जो है ये बेकाबू हो रही है और हमें पूरी तरह इसका पता है। अब आप बताइए कि आपने क्या किया इस पर। उसका उन्होंने जवाब दिया
एक तो उन्होंने पूरा वही दोबारा वही मंत्रा कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है तो इधर भी महंगाई है, तो अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, जापान में देख लें, और हर जगह जो है वो पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो है महंगाई आई हुई है, और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है फिर ऑब्वियसली किस तरह बच सकता है। और उन्होंने कहा कि जी मुझे भी रात को नींद नहीं आती, दोबारा रिपीट किया उन्होंने, मुझे रात को नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इस दौरान उन्होंने चंद सहाफ़ियों को भी जो है वो बीच में रगड़ दिया कि जनाब ये कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ ये। अब मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ये है, ये जो बार बार ये जो इंटरनेशनल महंगाई की बात करते हैं कि जी सारे मुल्कों के अंदर, दीगर मुल्कों के अंदर भी महंगाई है। भाई मेरे, आप मुझे तो छोटी सी सिर्फ एक बात और आराम से मैं समझाता हूँ ताकि बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में, ताकि आपको समझ आए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी 25,000 तनख्वाह है, ठीक है। वो पहले अपने बच्चे की स्कूल की फीस मिसाल के तौर पे 3,000 रुपये देता था, ठीक है। 25,000 वाला 3,000 फीस देता था। आज उसकी तनख्वाह 25,000 है, स्कूल की फीस उसको आज बैठ के 5,000 रुपये देनी पड़ रही है, तो उसको चुभेगा कि नहीं चुभेगा? 25,000 वाला 25,000 पे खड़ा है, तनख्वाह जो फीस देनी है वो 3,000 से 5,000 हो चुकी है। बाहर के ममालिक के अंदर बेशक महंगाई है, बिल्कुल है, आप उसमें कोई, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखें कि वहां पे तनख्वाहें कितनी हैं लोगों की, कि वो ये इस तरह की महंगाई आया भी जाए तो उनको उतना बड़ा झटका नहीं लगता जो झटका पाकिस्तान में लगता है। यहां पे जिस तरीके से महंगाई चल रही है और आपके दौरे हुकूमत में चली है, उसी तरीकेकार से अगर लोगों की तनख्वाहें भी उस तरह बढ़ती रहती ना तो उनको इतनी तकलीफ ना होती। तो बाहर के मुल्कों की, अमेरिका, कनाडा, जापान की जब आप मिसालें देते हैं, जरा 1 मिनट के लिए वहां पे पर कैपिटा इनकम भी शेयर करें। वहां पे ये भी बताएं कि एक मिसाल के तौर पे एक टैक्सी ड्राइवर है, वहां का टैक्सी ड्राइवर कितना कमाता है और यहां का टैक्सी ड्राइवर कितना कमाता है। वहां का टैक्सी ड्राइवर कितना कमा रहा है, यहां का रिक्शे वाला कितना कमा रहा है। वहां पे एक शख्स अगर एमबीए करके नौकरी करता है और यहां पे एक शख्स एमबीए करके नौकरी करता है, उसका क्या फर्क है? उसके लिए फिर आप 10%, 15%, 20% की भी महंगाई करें तो शायद उसको वो झटका नहीं लगेगा जो झटका हम पाकिस्तानी महसूस करते हैं। आप ये बार बार ये इंटरनेशनल महंगाई को इतनी दफा, हर दफा ये तमाम लोग यही, क्योंकि सारी बात है ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है कि जनाब इसका जवाब आपने ये देना है, वो हर दफा यही देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि भाई बाहर के लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं। उसके बाद आगे चल के उन्होंने फरमाया कि जी किसी ने उनसे सवाल किया कि जी आपने इतने काम किए हैं और आपने सेहत कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और भी आप इतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी मीडिया टीम जो है वो लोगों को बता क्यों नहीं पाती? आखिर वजह क्या है? लोग, एक्चुअल जो लफ्ज़ था उन्होंने, अवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है, ये सवाल किया था। अब मैं इसके ऊपर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल में ये जो हेल्थ कार्ड का जो इनका सिस्टम है, इसके अंदर ठीक है, डिबेटेबल बात है, बहुत से नुक्स होंगे, बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल ठीक है, मैं दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें कवर नहीं करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कदम है। इससे कम से कम आपको 10 लाख रुपए की एक कवरेज मिलती है, ठीक है। वो डिबेटेबल बात है कि क्या वो सारी चीज़ों को कवर करता है या नहीं करता, बेशक नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं करता, सारी बीमारियों को नहीं कवर करता, वो चंद बीमारियों को करता है, लेकिन कर तो रहा है, कम से कम कर तो रहा है। अब इसके ऊपर भी बहस होती है कि जनाब ये इनका इनिशिएटिव था, ये नवाज शरीफ ने पहले शुरू किया, इररिस्पेक्टिव, कम से कम इस हुकूमत ने इसको बढ़ाया तो है, इसको 10 लाख रुपए की कवरेज तो दी है, तो मेरा ख्याल में ये वाकई कमेंडेबल बात है। हाँ, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि इनकी मीडिया टीम उसको क्यों नहीं बना सकती, तो भाई इनकी मीडिया टीम का तो मसला ये है कि पिछले 3 साल के अंदर पता नहीं कितने वजीर इत्तलात तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी फिरदौस आशिक अवान आती हैं, कभी फयाजुल हसन चौहान 3 दफ़ा इस सीट के ऊपर बैठ चुके हैं, लेकिन इनको डील ही करना नहीं आता। और उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका बंदा जो भी आता है ना, उसको पहली इंस्ट्रक्शन आपकी खुशी की खातिर ये होती है कि जी ऑपोजिशन को कितनी बड़ी गाली दी है आपने, कितनी बदतमीजी से बोले हैं आपको जब शहबाज गिल जैसे लोग, फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग, फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग जब आपको पसंद होंगे ना, तो आपकी मीडिया टीम फेल ही होगी हर सूरत में, आप जो मर्जी कर लें। अगर वो तमीज़ के दायरे में रहते हुए आराम से आपके कामों को बताए, गालियां देने के बजाय मुहज़्ज़ब तरीके से तमीज़ के दायरे में बैठ के आपके कामों को अगर बताए, तो लोग बात सुनेंगे भी। लोग अब इन लोगों की गालियां, बदतमीज़ी और वो जो ज़बान दराजी है उसको सुन सुन के तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपके किए हुए काम भी जो अच्छे काम है, मैं खुद कह रहा हूं कि जो हेल्थ कार्ड का जो काम है एक अच्छा काम है, लेकिन इसकी तरवीज इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि
आपके लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ गालियां देना रह गया है इस वजह से। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हाँ कि जी मैं मफामत नहीं कर सकता। मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि जी आपने शहबाज शरीफ के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते जाके, तो मैं तो उससे हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि ये लोग तो चोर नहीं बल्कि डाकू हैं और इन्होंने तो करप्शन की भी, तो मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आपने ही परवेज इलाही से हाथ मिलाया जिसको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। आप मफामत की बात करते हैं, आप मफामत नहीं करते। एमक्यूएम, ये वही एमक्यूएम है जिसके खिलाफ, जिनके लीडरों के खिलाफ बैठ के आप क्या क्या बयान देते थे। और मैं सिर्फ अल्ताफ हुसैन की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी तमाम लीडरों की भी बात कर रहा हूं। उन्हीं के साथ जाके आपने हाथ मिलाया, उन्हीं लोगों के साथ। जीडीए के अंदर कई ऐसे लोग हैं, जुल्फिकार मिर्जा हो गए, उनकी पूरी फैमिली होगी, जितनी देर तक ये पीपल्स पार्टी में थे ये आपको बुरे लगते थे, आज वो जीडीए में आ गए तो आपने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। यही शेख रशीद जिसको आप चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, आज उसी शेख रशीद को आपने वजीर दाखिला बनाया। ये मफामत नहीं है तो मैं इसे क्या कहूं, क्या नाम दूं इसको, क्या लफ्ज दूं इसको मैं? तो ये मत कहें कि आप बड़े असूल पसंद हैं और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इन लोगों को जरदारी के हवाले से कि जी मैं इनसे मफामत नहीं कर सकता क्योंकि मैं बड़ा असूल पसंद हूं। आपने अपने असूल तोड़े में। मत मिलाएं शहबाज शरीफ से जाके हाथ में मिलाएं, लेकिन फिर उसके बाद उधर हाथ मिलाना भी बंद करें। ये आप ही थे जो कहते थे कि जनाब मैं ऑपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा इसके बजाय कि मुझे कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है तो अपने असूलों से हटना पड़ता है। असूलों से हटे आप। जिस शख्स को आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसको आपने स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया है, तो ये मत कहें कि मैं मफामत नहीं करता। फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जी इस वक्त हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके मुताबिक 30 लाख घर बनेंगे, 30 लाख घर बनेंगे और 6000 अरब टैक्स मैं इकट्ठा करूंगा। 31 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं, 5.37 का ग्रोथ रेट है, ये उन्होंने फरमाया। मेरे लिए हाँ ये हकीकत है कि जिस वक्त जो इस तरह FBR के टारगेट्स जा रहे हैं, लग इस तरह ही रहा है कि ये 6000 अरब तक पहुंचेंगे, विच इज़ कमेंडेबल। जो चीज़ काबिल तारीफ है वो तारीफ करनी चाहिए उस चीज़ की, विच इज़ कमेंडेबल। इस सूरत हाल के अंदर भी इट इज़ कमेंडेबल। फिर उन्होंने ये जो 30 लाख घर बनाने का है इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 30 लाख घर बन जाएंगे, बन रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया बन रहे हैं इस वक्त। ये 30 लाख घर किधर है ये मैं देखना चाहूंगा। मैं इस पर अभी उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इसको चेक करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा फिगर इन्होंने दिया है। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जी कानून की बालादस्ती, स्विट्जरलैंड का जिक्र किया उन्होंने कहा स्विट्जरलैंड के अंदर वहां पे क्या है, वहां पे गायें भैंसे पहाड़ हैं और क्या है वहां पे, लेकिन वहां पे इंसाफ है। और इंसाफ की वजह, कानून की बालादस्ती की बात हो रही थी कि जी वहां पे इंसाफ है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने इतनी तरक्की की। स्विट्जरलैंड ने इसलिए भी तरक्की की हुजूर आला कि वहाँ पे जमहूरी सिस्टम चलता आया। वहाँ पे किसी ने हर 10-15 साल के बाद आके जो है ना सबकी छुट्टी करा के घर नहीं भेजा। ज़रा इस तरफ भी तो आए, ये भी तो बात करें। इंसाफ का निज़ाम तब चलेगा जब जमहूरियत चलेगी। ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। जब एक आमिर आके बैठता है तो इंसाफ का बोरिया बिस्तरा भी गोल होकर उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, इसीलिए यहां पे इंसाफ नहीं होता। ये भी तो बताएं। सिर्फ गायें भैंसे और पहाड़ों की वजह से स्विट्जरलैंड ने वाकई तरक्की नहीं की। वहां पे इसलिए भी तरक्की हुई है कि किसी ने आके मार्शल लॉ नहीं लगाया। वहां पे तरक्की इसलिए भी हुई है। अपनी 70 साल का गंद बोलते हैं जी, 70 साल यहां पे इतना गंद फैला है। उस 70 साल के अंदर नाम तो लेना शुरू करें सबके, किस किसने गंद फैलाया है। सिर्फ जमहूरी लीडर नजर आते हैं आपको गंद फैलाने वाले, उधर क्यों नहीं अपनी उंगली उठाते। उसके बाद फिर उन्होंने फरमाया कि जी KP के अंदर जो है बल्दियाती इंतखाबात में हाँ जी हमें शिकस्त हुई, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के सामने आके खड़े हो गए थे और टिकट जो है वो रिश्तेदारों में बांटे गए थे। अब हमने कमेटी बना दी है जो बैठ के चेक करेगी कि जनाब किसी रिश्तेदार को अगर टिकट दिया जा रहा है तो वो इस काबिल है भी कि नहीं है। और बाय द वे KP के अंदर किसको आपने सरबराही दी हुई है? परवेज खटक को। वो परवेज खटक जो पोस्टर बॉय है मोरूसी सियासत का। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोरूसी सियासत का कोई पोस्टर बनाना हो तो मेरे ख्याल में उसमें तस्वीर परवेज खटक की लगेगी। उसको KP का आपने सरबराह बनाया हुआ। उसके बाद आखिर में उन्होंने फरमाया कि जी मैं अगर सड़कों के ऊपर आ गया, अगर मैं सड़कों के ऊपर आ गया तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और मैं आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। मेरा ख्याल में ये जो जुमला था ये अपोजिशन के लिए नहीं था, ये कहीं और सुनाया जा रहा था कि अगर मैं हुकूमत से निकला तो फिर मैं सड़कों के ऊपर हूँगा। ये बेसिकली उधर का सिग्नल था। मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए।
मैं एग्री करता हूँ इमरान खान साहब से, अगर ये हुकूमत से निकले तो बिल्कुल सड़कों के ऊपर आए। मैं भी यही चाहता हूँ। उसकी वजह पता क्या है? ताकि इनको पता लगे कि आज सड़कों के ऊपर इनकी कितनी सपोर्ट है। इनको पता लगना चाहिए, और शायद यही तरीका है। वो जो सुबह उठ के अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं ना, इनको वहाँ से पता नहीं लगता। इनको सड़कों के ऊपर आना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ हुकूमत निकलने के क्या भाई, अभी आ जाए। आज तो सारे रिसोर्सेज आपके पास है ना, आए ज़रा सड़कों पे निकलें, आए इधर मीनार पाकिस्तान आके जलसा करें। बस हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना, और फिर जलसा करें और आपको पता लगे कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है। और सामने से अपने पुलिस के लोगों को हटा दीजिएगा ताकि अवाम आपसे डायरेक्टली आमने सामने हो, फिर आपको पता लगे कि अवाम का रिएक्शन क्या है। और फिर आखिर में उन्होंने फरमाया कि जी नवाज शरीफ, वो तो बाहर जाके बैठे हुए, उनके बच्चे बाहर जाके बैठे हुए, हम तो चाहते हैं वो वापस आएँ। और आखिरी जुमला ये था नवाज शरीफ के लिए कि प्लीज़ आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। ये जो आखिरी जुमला था ना, ये एक मुल्क के वज़ीर आज़म की बेबसी का इजहार था कि नवाज शरीफ प्लीज़ वापस आ जाएं। जब भेज रहे थे उनको, जब जहाज़ में बिठा के सी ऑफ करवाया था यहाँ से, उस वक्त आपको ख्याल नहीं था कि एक दिन आपको ये भी कहना पड़ जाएगा कि नवाज शरीफ प्लीज़ आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। क्या फ़ायदा हुआ कि अब आपको नवाज शरीफ को प्लीज़ कहना पड़ा, जी प्लीज़ आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपको उस वक्त नहीं पता था ये एक दफ़ा चले गए तो उन्हें वापस नहीं आना, और ये तब वापस आएंगे जब आप यहां पे नहीं होंगे। अब कोई फ़ायदा नहीं है नवाज शरीफ को ये सब कुछ कहने का, क्योंकि उनको उड़ाने वालों में आप खुद भी शामिल हैं। असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले में आप भी शामिल थे, और इंसाफ का कितना को बोलबाला हुआ उसमें आप भी कसूरवार हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।